कैंडिडेट्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं उनकी पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। कि अगर आप उनमें बेसिक इंग्लिश अच्छी रख लेंगे, आप अच्छी से लिख लें, पढ़ लें, बोल लें, सुन लें, तो आप काफ़ी आसानी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। ये 2 साल का जो आपका वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पे यहाँ की जो कंपनीज हैं वो आपके प्रोफाइल को प्रेफरेंस देंगी। Hello everybody, I welcome you all in this wonderful program of career guidance. स्टूडेंट्स आजकल के बड़े प्रतिभाशाली होते हैं और माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन वो तो जब बड़ा होता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि माता पिता सोचते हैं यार इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर माता पिता सोचते हैं इसको अब्रॉड भेजा जाए। तो अब यहाँ से बात चालू होती है कि बच्चे का भविष्य हमको बनाना है और उसको अब्रॉड भेजना है। अब अब्रॉड भेजना है तो पूरी दुनिया खुली हुई है, उसे कौन सी कंट्री में भेजें, कहाँ भेजें, कितना बजट आएगा, कितना बच्चा सेफ रहेगा, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो इनमें आजकल हम जो देखते हैं यूके के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का वर्क वीज़ा और वहाँ की जितनी सब फैसिलिटी अभी बड़ी हाईलाइट हो रही हैं। क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है। तो इसको बड़े सरल शब्दों में आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशलिस्ट, बहुत ही एक्सपीरियंस सर हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय आभार जी देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और बढ़िया, आपका एकदम पर्सनालिटी बहुत एकदम अट्रैक्टिव है सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी भी बड़ी अट्रैक्टिव है। हाँ नहीं सर, लगता है भाई कि जैसे किसी अब्रॉड काउंसलर से काउंसलिंग करानी है तो वो आपसे ही कराएगा। अगर उसको आना है और अपन दोनों बैठे हैं तो आपके पास आके कराएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आपका लगता है कि हाँ ये अब्रॉड के ही काउंसलर हैं, तो इट्स वंडरफुल। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं सर हमारे साथ हैं। तो सर आप बताएं सर, आखिर बच्चा यूके क्यों जाए सर? देखिए सर, यूके जाने का या अब्रॉड एजुकेशन लेने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ का आपको जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मानी जाती है उनके रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए। उनका एजुकेशन में जो रिसर्च इन्वॉल्व है, उन लोगों के यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच है जो कि थ्योरेटिकल कम होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानूंगा अब्रॉड एजुकेशन का, स्पेशली यूके के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको एज अ स्टूडेंट यूके कंट्री देती है, वो आप एक किसी भी दूसरी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जितना बड़ा उनका इकोनॉमी का साइज है, जितना उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो कैंडिडेट्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं उनकी पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। तो एक बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एक बहुत स्टेबल फ्यूचर करियर, इसके लिए यूके प्रेफर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया सर ने बताया कि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन रिसर्च बेस्ड है और बच्चों के लिए सारी चीज़ें काफ़ी इजीली अवेलेबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर, बच्चे बड़ी मेहनत करी बिल्कुल और उनको इंडिया में कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार कि इससे अच्छा हम अब्रॉड जाएं। और ऐसे में अगर यूके की अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से वो पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। सर अगर एक स्टूडेंट जो है उसको अगर 12th के बाद अब्रॉड जाना है और यूके जाके पढ़ना है, तो सर उसे कब से प्रिपरेशन अपनी चालू करना है? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है जो 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन से ही अब्रॉड जाना चाहता है, तो उसका सही टाइम होगा कि वो 11th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। प्रिपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा कोई रिगरस इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट अपना जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक कमांड अच्छी बना के चले उन पे, ताकि अगर कल को यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अगर आपके कुछ इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं तो वो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और आप प्लान कर रहे हैं किसी भी आगे चल के जाने के लिए, मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं आज बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने की, तो यहाँ पर आपका जो बायो सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो अपना अकेडमिक्स अच्छा रखें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रांग रखें। जितना इंग्लिश पे कमांड बना सकते हो उतना रखें, क्योंकि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वहाँ की सोशल लाइफ हो, चाहे वहाँ पे कल को करियर एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज में आपके लिए इंग्लिश रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो ग्लोबल चीज है। और वैसे भी अगर आप आज इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी अगर आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है तो इंग्लिश एक हम लोगों का रिक्वायरमेंट बन चुका है।
तो इस वजह से ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे अगर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तो विशेष किसी परीक्षा की तैयारी करना या ऐसा कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना या कुछ मॉड्यूल्स प्रिपेयर करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर देखिए, बड़ी सिंपल भाषा में हमको बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं कि बच्चा सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश अच्छी रखे, 11 से ही पढ़ाई अच्छी रखे, उसके जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उस पर अपनी कमांड अच्छी रखे। सर हम रेनिन मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर और नॉर्मन लुइस का वर्ड पावर मेड इजी बच्चों को बताते हैं, सर ये बुक्स बच्चों को मदद करेंगी सर? देखिए, ये बुक्स बिल्कुल मदद करेंगी, लेकिन यहाँ पर बात है, आप जब इंग्लिश के लिए जाते हैं अब्रॉड स्टडीज के लिए, तो 4 फैक्टर पे आपका इंग्लिश जो है उसको जज किया जाता है। वो होता है आपका इंग्लिश रीडिंग, आपका राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये 4 जो मॉड्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर आपका इंग्लिश कंपेयर किया जाता है, आप इंग्लिश टेस्ट इनके बेसिस पे होता है। अब अगर आप एकेडमिक्स बुक ये पढ़ रहे हैं, इसके अलावा स्पेसिफिकली आइल्स जो एग्जाम होती है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS, ठीक है, ये एग्जाम जो है इंडिया में कंडक्ट होती है, ब्रिटिश काउंसिल इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पैरामीटर्स, जो 3-4 पैरामीटर से मेजर, जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो बच्चे का टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आपकी जनरली अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप एक अच्छा ए से लिख लेते हैं, आप अगर कोई इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसे समझ लेते हैं, और आप एक ठीक ठाक अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको कुछ स्पेसिफिकली इसके लिए अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत मेहनत करके या मोटी मोटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इजीली आपकी जो एकेडमिक्स में 11th-12th में जो इंग्लिश है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपके पास में इंग्लिश होगा ही सब्जेक्ट में, उन बुक्स को भी अगर आप अच्छे से अपना इंग्लिश उनसे प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। तो देखिए सर, एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं सर, आप लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि अगर आप अपनी बेसिक इंग्लिश अच्छी रख लेंगे, आप अच्छी से लिख लें, पढ़ लें, बोल लें, सुन लें, तो आप काफ़ी आसानी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। सर हम बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े सरल भाषा में बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने यूके जाने के सपने को सच कर सकते हैं। सर अगर जैसे बात करें कि अगर यूके में किसी को आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करनी है, तो उसको बचपन से 9th क्लास से अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना चाहिए ताकि वो एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सके सर? ठीक है, देखिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, या जिसे यूके के अंदर रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज के एसोसिएशन ग्रुप है उन्हें दी गई है। आईवी लीग यूएसए के अंदर अधिकतर उन्हें टर्म किया जाता है, यूके के अंदर उन्हें रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। इन यूनिवर्सिटीज के लिए अगर हम आईवी लीग या रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज के लिए भी अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वही जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आपका पूरा असेसमेंट होगा आपके 11th-12th के बेसिस पे, ठीक है। 11th-12th आपका तब सही हो सकता है जब आपने 9th-10th के अंदर अपना बेसिक्स अच्छे से बनाया है। क्यों, अगर 9th-10th में जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है तो 11th-12th के ग्रेड्स पे वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करेगा, और वही चल के आगे आपकी कमांड नहीं बनेगी आपके सब्जेक्ट्स पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 9th-10th से आप अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड रखें, अपना एकेडमिक्स अच्छा रखें, ट्राई करें एटलीस्ट आपका 75% प्लस परसेंटेज चलता रहे, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड होता है इन प्रकार की यूनिवर्सिटीज का जिनकी आपने बात की है, जो कि बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज के लिए कोशिश करें 75-80% अपना शुरू से मेंटेन करते हुए चलें। 11th-12th में जिन सब्जेक्ट्स का आप चयन करने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए पहले ही आप अपने 9वीं-10वीं से उनकी प्रिपरेशन रखें। एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका 80+ स्कोर आता रहे, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और बेसिकली जो फिर से जो मैं बात बोलूंगा कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जितनी आप कमांड बना के रख सकते हैं शुरू से उतना रखें। स्पेशली कोई एक परीक्षा की अगर मैं बात करूँ, हाँ उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। यूके में भी अगर आप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज डबल डिजिट रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हैं, ग्लोबली टॉप 100 में आती हैं। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल और केवल आपकी सब्जेक्ट पे कमांड,
आपका इंग्लिश और आपकी ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल जिसमें आपका ओवरऑल परसेंटेज वो पैरामीटर रहेगा जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, आपसे इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी यही देखेगी कि आपका आपके सब्जेक्ट पे कमांड कैसा है और उसी बेसिस पे यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन होगा। सर का जो नॉलेज है बिल्कुल बहुत ही प्रभावशाली है। सारी यूनिवर्सिटीज के नाम और रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज और सर बड़े सरल तरीके से बच्चों को बता रहे हैं। सर बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है सर। कितने वर्षों से सर आप बच्चों को मदद कर रहे हैं? सर मैं इसमें कम से कम 5 वर्षों से बच्चों को मदद कर रहा हूँ। मेरे घर में ही इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 के अंदर मेरी जो सिस्टर है छोटी, उन्होंने यूके जाने का डिसीजन लिया और तभी से मैं इसमें आया। इस इंडस्ट्री में से मेरा पाला पड़ा एक तरीके से। और 2017 से अप्रोक्सीमेटली मैं एज अ प्रोफेशनली मैंने इस करियर को स्टार्ट किया। तो लगभग मेरे 5 वर्ष इस इंडस्ट्री में निकल चुके हैं, जिसमें मैं आप मान के चले कि अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस स्टूडेंट को मैं ओवरऑल काउंसलिंग दे चुका हूं और उनके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन में फैसिलिटेशन प्रोसेस प्रोवाइड कर चुका हूं। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है सर। एक बच्चे का भी भविष्य बनाना बड़ी बात होती है। सर ने 200 से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत ही बढ़िया सर। सर जैसे एक आम भाषा में बात चलती है, भाई इस कोर्स के लिए इस कंट्री में जाओ, इस कोर्स के लिए इस कंट्री में जाओ, तो यूके में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे सपना बनाए? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। देखिए यूके जो कंट्री है वो फेमस है कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। यूके की सबसे अच्छी बात यह है कि यूके की हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध है। चाहे आप मैनेजमेंट में जाना चाहें, चाहे आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहें, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो लाइफ साइंसेस, मेडिकल साइंसेस हो, हर प्रकार का कोर्स यूके की यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। अगर स्पेसिफिकली हम कुछ कोर्सेज की बात करें जिनके लिए यूके में आपको बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसमें एक सबसे टॉप पे रहता है मैनेजमेंट। आप अगर फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, इस तरीके की किसी भी प्रोग्राम में अगर आप ग्रेजुएशन करने जाने का विचार है आपके मन में, तो आप यूके बिल्कुल जा सकते हैं। उससे अच्छा ऑप्शन आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूके बहुत बड़ा एक कंट्री है, ग्लोबल एक अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है मेडिकल में, लाइफ साइंसेस में। अगर आप लाइफ साइंसेस में जाना चाहते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आज की डेट की अगर हम बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो साइंसेस, मास्टर्स या ग्रेजुएशन इन पब्लिक हेल्थ, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम में भी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, बहुत अच्छी आपकी लर्निंग होगी और बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यूके देता है। तो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट और लाइफ साइंसेस, ये दो प्रोग्राम, और इसके बाद में इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर आप मैकेनिकल के लिए जा सकते हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा हब रहा है यूके। उसी के साथ में अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि यूके आर्किटेक्चर का हेरिटेज है। इसके अलावा और अगर आप प्रोग्राम की बात करें तो वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है। और यूके के अंदर अधिकतर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्लोबली, उन सभी के ऑफिसेस यूके के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, सभी कंपनियों के हेड ऑफिसेस या फिर उनका जो रिमोट ऑफिस होता है वो एक यूके के अंदर होता ही है। तो इसलिए आपको इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत ही बढ़िया सर ने देखिए बढ़िया अच्छे तरीके से बताया कि मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए अगर आप जाएं तो वहाँ के सबके जो पूरे वर्ल्ड के हेड ऑफिस है जो वहाँ है, तो बच्चे को क्या पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है और वो अपने आप वो जो चीज़ें उसको करनी है उसका आदर्श उसको सामने रहता है, तो बहुत अच्छे से कर पाता है। बहुत ही बढ़िया सर। एक छोटा सा ऐसे कंपैरिजन करें कि स्टडी इन इंडिया एंड स्टडी इन यूके। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर थोड़ा सा? देखिए, स्टडी इन इंडिया एंड स्टडी इन यूके में एक सबसे बड़ा जो फर्क होगा वो होगा इंस्टीट्यूशन का। क्योंकि स्टडी इन इंडिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि हमें एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिले। आपका आगे का भविष्य का पूरा करियर डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट का, किस संस्था का आप चयन कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे टॉप में अगर हम देखें तो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल एम्स है, उसके अलावा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गए, एनआईटीज हो गए, और उसके बाद में टियर 1 टियर 2 प्राइवेट कॉलेजेस हो गए।
लेकिन अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें और उस कंपैरेटिवली इन कॉलेजेस के नंबर देखें जो कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जिनका एजुकेशन एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लेवल पे खड़ा है, उसके और इसके नंबर में बहुत बड़ा फर्क है। जितने कुल मिलाकर हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं, जितने डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं इन सब संस्थाओं में अप्लाई करने के लिए, उनकी मात्रा बहुत बहुत अधिक है कुल मिलाकर अवेलेबल सीट्स से। तो एक सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये फेस करेंगे इंडिया के फैक्टर में कि आपको उतने टॉप इंस्टीट्यूट्स में उतना इजीली एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट का रेशियो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सीट्स के। वहीं अगर आप यूके में देखेंगे तो यूके की कुल पॉपुलेशन अराउंड 6.5 करोड़। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की जहां पर आज हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, एक राज्य की पॉपुलेशन 7,26,26,809 है। अरे वाह, क्या बात है सर। और वहीं अगर आप यूके की देखेंगे तो 6.5 करोड़ कुल पॉपुलेशन उनकी है। तो हमारा एक राज्य उनसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज की कंपेयर करेंगे तो विश्व की 100 सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर यूके की अकेले की 20 से ऊपर संस्थाएं आती हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। इंडिया की अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की भी हम बात करें, जैसे आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करता हूं, तो उसकी ग्लोबल रैंकिंग 150 से 220 के बीच में आती है। अच्छा। और आईआईटी बॉम्बे अगर 150 से 200 के बीच में खड़ा है, तो बाकी की संस्थाएं कहाँ खड़ी हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप लेवल ऑफ एजुकेशन देखेंगे और आपको जो मौका मिल सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज या नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे हम कैंडिडेट के रेशियो में, तो वो बहुत ज्यादा है यूके के अंदर एज कंपेयर टू इंडिया में। वो बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है, जिस वजह से एक अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट को भी एक अच्छी संस्था, एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता हायर एजुकेशन लेने के लिए। तो सर देखिए कितना बढ़िया फैक्ट्स फिगर्स के साथ, पूरे डेटा के साथ सर ने बताया कि कंपटीशन इंडिया में ज़्यादा है, तो कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अच्छी सीट्स नहीं मिल पाती। तो ऐसे में अगर वो यूके को एक ऑप्शन रखता है तो डेफिनेटली उसके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सर एक बात और मैं सोच रहा था कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट यूके जाता है तो उसको खर्चा कितना आ जाता होगा? देखिए, ऑन एन एवरेज अगर स्टूडेंट यूके जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन में एक्सपेंसेस अगर हम लेके चले तो आप मान के चले 1 साल का ट्यूशन फी जो यूके में स्टूडेंट को जाता है वो तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास जाता है। अच्छा, ठीक है। आज अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो कि थोड़ी ठीक ठाक रैंकिंग में आती हो, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी बहुत मार्केटिंग और जिसका बहुत एडवर्टाइजमेंट चलता है, प्रचार प्रसार चलता है, तो वैसी संस्थाओं में भी आप देखेंगे तो 10-12 लाख एक बहुत मामूली आंकड़ा हो चुका है आज की समय में फीस को लेके। उतनी ही फीस में तकरीबन 10-12 लाख 13 लाख रुपए तक की सालाना फीस में आपको यूके की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूके फंडेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मतलब जितने खर्चे में हमें इंडिया के एवरेज कॉलेजेस मिल रहे हैं जो जिनकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उतनी फीस स्ट्रक्चर में हमें वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने का मिल रहा है और उसमें भी कंपटीशन कम है। तो इस तरह से यूके वास्तव में बच्चों के सपनों को सच करने में अच्छा योगदान निभा सकता है। सर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि कोई बच्चा यूके गया तो यूके करने के बाद उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर? देखिए, यूके जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने 2020 से एक नियम लेकर आए हैं जिसे कहते हैं PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जिसके अनुसार ये है कि अगर कोई भी छात्र वहां पर ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री पढ़ने गया है तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में उसे गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है 2 वर्ष का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देगी। मतलब 2 सालों तक उसके पास में यूके में रह के काम करने का और एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने का मौका रहेगा। प्लस उन 2 साल में क्योंकि स्टूडेंट वहां पर काम करेगा तो उसकी अर्निंग जो होगी वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में होगी, जो कि जिसकी वैल्यू आज 100 रुपीज है। एक जीबीपी जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वो 100 रुपए का आता है। तो उस वजह से ये होगा कि उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा उसे वापस मिलना है, उसकी भी रफ्तार उतनी अधिक होगी। तो पहली चीज, जो स्टूडेंट ने अपने 3 साल के ग्रेजुएशन में या अपने 1 साल या 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम में पैसा डाला है, वो पूरा का पूरा आपको पैसा रिटर्न मिलने का एश्योरेंस हो जाता है 2 साल की PSW पॉलिसी पे।
दूसरी एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे तो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में या फिर अब्रॉड कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होता है वर्क वीजा होना। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको, अगर वो एक टियर 1 टॉप कंट्री है यूके की तरह, या यूके की ही मैं बात करूं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको सभी सेक्टर में मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ा वहां पर कश्मकश ये होगी कि आपके पास में वहां पर रुक के काम करने के राइट्स है या नहीं है, जो कि यूके गवर्नमेंट ने 2020 से कंबाइन कर दिए हैं स्टूडेंट की डिग्री के साथ में। तो वो एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है करियर अपॉर्चुनिटीज का, और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने का, और एक बहुत अच्छा सुनहरा करियर बनाने का। तो देखिए, अगर कोई बच्चा यूके जा रहा है तो उसको वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज से पढ़ाई करी और आप जॉबलेस हो गए, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर आप वहाँ पर अपने वीजा को कंटिन्यू करवा लेते हैं, जॉब्स के अंदर अच्छे प्रमोशंस करते हैं और कंपनी को अच्छा रिटर्न देते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। और वहाँ पे सर पैकेजेस भी अच्छे जाते होंगे बच्चों बिल्कुल के? बिल्कुल। ऑन एन एवरेज अगर कोई ग्रेजुएशन का कैंडिडेट है, चाहे वो फ्रेशर भी है, तो एक बहुत अच्छा होता है, यूके यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स के साथ में 1 साल की इंटर्नशिप कंबाइन करती हैं। अच्छा। तो अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को भी हमारे, कि यूके एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम 3 साल में पूरा हो जाता है। तो इसमें आपको जो चौथा वर्ष है वो पूरा इंटर्नशिप करने के लिए मिलता है जी। तो डिग्री 4 साल की है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, जो क्लासरूम स्टडीज है, वो केवल 3 साल की होती है, जिसकी आप फीस देते हो। चौथे वर्ष ना तो आपको फीस लगती है, बल्कि चौथे वर्ष में यूनिवर्सिटी आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप लेने के लिए। अच्छा। और 1 वर्ष का आपको उसका वीजा एक्सटेंशन भी मिलता है इंटर्नशिप का, जिसमें स्टूडेंट एक पेड इंटर्नशिप भी ले सकते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का यूके के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, और क्योंकि आपके पास में 1 साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस पे आपका जो बेसिक्स हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेसिक स्किल सेट्स हैं, वो आपके डेवलप हो जाते हैं, जिसके बाद में आपका 2 साल का वर्क राइट चालू होता है, जिसमें आप एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो पैकेजेस जाते हैं वो तकरीबन आप मान के चले 28,000 पाउंड्स से 35,000 पाउंड्स के बीच में होते हैं। अच्छा। जिसको इंडियन करेंसी में आप देखेंगे तो 28 लाख से 35 लाख रुपए वार्षिक जी। आय के बीच में एवरेज पैकेज होता है यूके के अंदर एक ग्रेजुएट का। वहीं अगर हम मास्टर्स की बात करेंगे तो वो तकरीबन 35,000 पाउंड से लेके 40,000 पाउंड, ये मैं आपको एक एवरेज फिगर बता रहा हूँ जी। तो ये तो काफी अच्छा सर ने फिगर बताया, क्योंकि यहाँ भारत में पढ़ाई करते हैं कई बार सभी बच्चों को इतना पैकेज नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। तो वहाँ पर अगर आप थोड़े से भी डिजर्विंग है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट यूके गया और वहां से वापस आ गया, ठीक है, इंडिया, ठीक है, अब वहां उसकी जॉब लगी नहीं या किसी भी कारण से वो आया, अब यहाँ उसको इंडियन जो कंपनीज हैं वो कितना तवज्जो देंगी सर? ठीक है, देखिए, एक जो बहुत बड़ा आपने ये प्रश्न किया है, बहुत अच्छा मानूंगा मैं इसे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, और इसमें भी बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं जो स्टूडेंट को कई बार विचलित करती हैं एक निर्णय लेने के लिए। इसमें जो आप वापस आने वाला जो पार्ट है, ये होता अगर हम आज 2020 के पहले की बात कर रहे होते तो, क्योंकि उस समय में 2019 तक यूके के अंदर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पॉलिसी नहीं थी, जिसके अनुसार ये होता था कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है तो उसके कंप्लीशन के बाद के 90 दिनों के अंदर आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलना जरूरी है। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस बेसिस पे आप वहां का वर्क वीजा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2020 से जो यूके के अंदर पीएसडब्ल्यू पॉलिसी आई, उसके बाद से उसके अंदर ये प्रावधान खत्म हो गए। अब यूके के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, 2 साल का अशोर्ड वर्क वीजा है, तो स्टूडेंट का वापस आने का तो सवाल ही खत्म हो गया। यहाँ सवाल ही नहीं उठता वापस आने का। तो स्टूडेंट को वापस तो नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने जो 3 साल के अपने ग्रेजुएशन में जो पार्ट टाइम जॉब भी उसने किया होगा, अगर उसे ही वो फुल टाइम पे भी करा लेगा तो भी वो कर सकता है, क्योंकि 2 साल का वर्क वीजा तो है ही आपके पास में। तो 2 साल तक तो वो कंट्री से आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। इन 2 साल के बाद में मान लीजिए अगर आपको आना पड़ता है इंडिया, तो ये 2 साल का जो आपका वहां का वर्क एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पे यहाँ की जो कंपनीज हैं वो आपके प्रोफाइल को प्रेफरेंस देंगी
क्योंकि आपके पास में इंटरनेशनल वर्क एक्सपोजर है। आज की तारीख में हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो किसी भी स्केल की हो, सभी कंपनी को का एक भविष्य को लेकर रणनीति यही होती है कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर काम करना है। और ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए, ऐसी टीम चाहिए जिसके पास ग्लोबल एक्सपोजर हो, जो आपको यूके देता है 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में। तो आपकी एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां की डिग्री, 3 साल का वहां का, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का वहां का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत सफिशिएंट है कि आपको एक बहुत उम्दा प्रोफाइल मिले इंडिया के अंदर अगर आप वापस आते हैं तो। सर ने कितना बढ़िया बताया, एकदम डिटेल में बताया कि अगर स्टूडेंट्स अगर वहां जाते हैं तो उनकी क्वालिटीज और स्किल्स इतनी ग्लोबल लेवल पर डेवलप हो जाती हैं कि वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके फिर अपना करियर बना पाते हैं। इंडिया आते हैं तो भी उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, और अगर वो वहां पर रहकर और कुछ समय एक्सपीरियंस ले लेते हैं तब तो फिर बहुत ही अच्छा है, और एक्सपीरियंस मिलता है। इसके लिए जो नई पॉलिसीज आई हैं वो आपको एश्योर करती हैं यहाँ से जाने के पहले ही कि आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये काफ़ी सर अच्छी इंफॉर्मेशन हम बच्चों को दे पा रहे हैं यूके के बारे में। एक सर, अगर कोई बच्चा जैसे यूके जाता है तो उसको 12th के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? देखिए, ये 2 चीज़ों पे निर्णय आप इसका ले सकते हैं। पहला होगा कि आपका मोटो क्या है। अगर आपका मोटो है कि आप बाहर रहकर वहीं पर आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड में वहां पर सेटल होना है, अगर आप आगे वाले भविष्य में वहाँ की सिटीजनशिप प्लान कर रहे हैं, या फिर आप वहाँ का पीआर लेना चाहते हैं, या परमानेंट वर्क राइट्स मिलते हैं यूके के अंदर, वो लेना चाहते हैं, तो अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रख के प्लानिंग करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन से ही आपको लिए वहां जाना उचित होगा। अगर आपका जो मोटिव है वो है स्किल इंप्रूवमेंट करना, एक अपनी जो एकेडमिक आपके पास में जो डिग्री है उससे एक प्रोग्रेशन लेना है ना, एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना और एक इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर लेना, तो उसमें आप मास्टर्स के समय पे भी प्लान कर सकते हैं यूके। इवन अगर आप मास्टर्स के समय पे भी जाते हैं तो भी आपको अगर वहीं पर सेटल होने का आपका प्लान हो तो भी हो सकता है। बस ये है क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके पास में समय लंबा होता है, तो उतना लंबा समय काफी होता है आपके कॉर्पोरेट रिलेशंस बनाने के लिए, जो कि आगे चलकर आपको वीजा स्पॉन्सरशिप में मदद करते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सर ने देखिए पूरा बताया कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूके के बारे में बहुत सारी बातें करी, और इच्छा तो ऐसी है कि ये बातचीत हमारी चलती ही जाए और सर का जो इतना ज्ञान है उसका लाभ लें, और हम आपके बीच में और हाजिर होंगे यूके के बारे में और अच्छे रोचक प्रश्नों को लेकर। आप सभी का भविष्य अच्छा बने, सबके सपने सच हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।